हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि वर्मा और हम क्लास 12 की क्या पढ़ रहे थे? सॉल्यूशन चैप्टर, राइट। तो हम सॉल्यूशन चैप्टर आज पढ़ रहे हैं। तो हमने कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स क्लियर कर लिए थे, सॉलिबिलिटी पढ़ रही थी और डिफरेंट गैसेस की सॉलिबिलिटी देखी, लाइक सॉलिबिलिटी ऑफ सॉलिड्स इन लिक्विड एंड सॉलिबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड में देखा। हमने सारे फैक्टर्स पढ़ लिए थे जो भी सॉलिबिलिटी को अफेक्ट करते हैं, लेकिन एक बाकी था। ठीक है, क्या बाकी था? प्रेशर बाकी था कि प्रेशर किस तरह अफेक्ट करता है। तो उसके लिए मैंने आपको क्या बताया था कि हमें क्या पढ़ना होगा? हेनरीज लॉ। ओके, तो आज हम हेनरीज लॉ पे आते हैं। हमारा हेनरीज लॉ क्या कहता है? हेनरीज लॉ कहता है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द सॉलिबिलिटी ऑफ अ गैस इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, क्या है? द सॉलिबिलिटी ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। ठीक है, यानी कि किसी भी गैस की लिक्विड में घुलने की क्षमता क्या होती है कि कितना पार्शियल प्रेशर हम उसके ऊपर अप्लाई कर रहे हैं। जितना पार्शियल प्रेशर हम उसके ऊपर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा गैस सॉल्युबल होगी। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम एक कंटेनर ले, ये हमारा क्या है? कंटेनर है, ठीक है, और ये हमने इसके ऊपर लगा दिया पिस्टन। पिस्टन क्या होता है? ये मूवेबल पिस्टन है, ठीक है, इसको मूव कर सकते हैं ऊपर नीचे। ये हमारा पिस्टन है, इसमें क्या हुआ है? लिक्विड्स भरे हुए हैं, ठीक है, इसमें ये लिक्विड्स भरे हुए हैं और ये हमारा ऊपर में गैसेस है। ऊपर में क्या है? गैसेस है। अब हम इस पे क्या करेंगे? प्रेशर डालेंगे, इस पे प्रेशर डालेंगे। सपोज कि हम W1 प्रेशर इसके ऊपर डाल रहे हैं, W1 प्रेशर इसके ऊपर डाल रहे हैं, तो ये कंप्रेस होगा। अच्छे से समझो कि हम इसमें 1 kg प्रेशर डाल दिए। पार्शियल प्रेशर मतलब बाहर से जो प्रेशर लगता है उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर हमने इसमें कितना अप्लाई किया? 1 kg। 1 kg पार्शियल प्रेशर हमने इस पर अप्लाई किया है। अब 1 kg पार्शियल प्रेशर है तो ये पिस्टन मूवेबल है, ओके, मूवेबल है तो थोड़ा सा नीचे आएगा। ये जैसे नीचे आएगा ये गैस क्या करेंगे? थोड़ा थोड़ा ये गैस थोड़ा थोड़ा इस लिक्विड में मिक्स हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा लिक्विड में मिक्स हो जाएगा ये हमारा गैस। जब हमने 1 kg प्रेशर, पार्शियल प्रेशर 1 kg इस पे अप्लाई किया तो ये गैस क्या हुआ? पिस्टन क्या हुआ? नीचे आया, गैस कंप्रेस हुआ और ये थोड़ा सा लिक्विड में घुल गया। अगर एक और कंटेनर ले, मतलब एक और कंटेनर नहीं, इसी कंटेनर में, अगर हम इसी कंटेनर में क्या करेंगे? ये हमारा पिस्टन है, राइट, ये हमारा कंटेनर है। इसी कंटेनर में हम अब W2 वेट अप्लाई करते हैं, मीन्स कि 2 kg, सपोज डैट कि हमने 2 kg वेट इसमें किया, तो ये हमारा लिक्विड है, ठीक है, ये हमारा सॉल्यूशन है या लिक्विड है, जो क्या है। तो गैस क्या होगी? यहाँ पे तो प्रेजेंट है, यहाँ पे प्रेजेंट है, उसके अलावा ज़्यादा मात्रा में इस लिक्विड के साथ घुल जाएगी, ठीक है, ज़्यादा मात्रा में इस लिक्विड के साथ घुल जाएगी। तो हमने क्या देखा कि जितना ज़्यादा प्रेशर हम इस पे अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा गैस क्या होता है? लिक्विड में डिसॉल्व होती जाती है, घुलती जाती है। वही तो कह रहा है यहाँ पे सॉलिबिलिटी। सॉलिबिलिटी क्या होती है? सॉलिबिलिटी क्या होती है? घुलना, ठीक है, घुलना। तो गैस लिक्विड में घुल रहा है तो गैस की सॉलिबिलिटी होगी, और गैस की जो सॉलिबिलिटी है वो किसके प्रोपोर्शनल है? पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस प्रेजेंट अबव द सरफेस ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि सॉल्यूशन के सरफेस पे जो गैस है उसके ऊपर कितना पार्शियल प्रेशर अप्लाई हो रहा है वो डिपेंड करता है कि जो हमारा सॉल्यूशन है, जो हमारा सॉलिबिलिटी है, गैस की सॉलिबिलिटी है, वो कितनी होगी, ओके, पार्शियल प्रेशर पे। ये क्लियर? अब इसका एक मॉडिफाइड, जैसे सॉलिबिलिटी को हम अगर मोल फ्रैक्शन के रूप में भी लिख सकते हैं। मोल फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि सॉलिबिलिटी को हमने मोल फ्रैक्शन के रूप में भी डिफाइन किया था। इफ़ वी यूज मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस एज मेजर ऑफ सॉलिबिलिटी, यानी कि सॉलिबिलिटी को अगर मेजर करने के लिए हम लोग मोल फ्रैक्शन क्या था? कितने गैस सॉल्युबल है, क्या नंबर ऑफ मोल्स निकालते थे ना हम लोग, मोल फ्रैक्शन, ओके। तो मोल फ्रैक्शन क्या होता है कि सॉलिबिलिटी को मोल फ्रैक्शन से अगर हम लोग दिखाएं तो मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। इट मीन्स
कि मोल फ्रैक्शन क्या होगा कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस के पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। सेम चीज यहाँ पे बोल रही है सॉल्युबिलिटी पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल है, और यहाँ पे मॉडिफाइड फॉर्म क्या कर रहा है, वो बोल रहा है कि मोल फ्रैक्शन पार्शियल प्रेशर के प्रोपोर्शनल है। दोनों एक तरह से एक ही बात कहना चाह रहे हैं कि जो हमारी सॉल्युबिलिटी है वो पार्शियल प्रेशर पे डायरेक्टली डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा गैस सॉल्युबल होगा हमारा लिक्विड में, एंड दिस इज कॉल्ड हेनरीज लॉ। दिस इज कॉल्ड व्हाट? हेनरीज लॉ। हेनरीज लॉ आई थिंक क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस टर्म को क्यों लाया गया, मोल फ्रैक्शन को क्यों लाया गया? बिकॉज एक फॉर्मूला अराइज होता है इससे। वो फॉर्मूला क्या है जरा हम देखते हैं कि क्या कहा गया है यहाँ पे कि मोल फ्रैक्शन ऑफ अ गैस इन सॉल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस। यानी कि इफ वी डिनोट द पार्शियल प्रेशर इज फ्रॉम P एंड द मोल फ्रैक्शन इज X, देन इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। पार्शियल प्रेशर क्या होगा? मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और एज वी नो कि प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, राइट? तो प्रोपोर्शनैलिटी की साइन यहाँ पे हम हटाएंगे, ठीक है, तो एक कांस्टेंट लगेगा जिसको हम लोग कहते हैं KH, हेनरीज कांस्टेंट इनटू X। तो इससे क्या क्लियर है, ये हमारा एक फॉर्मूला बना, ये हेनरी कांस्टेंट का फॉर्मूला, सॉरी हेनरीज लॉ का फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला से सारी चीज़ें क्लियर हो रही है। अगर आप हेनरीज लॉ का सिर्फ ये फॉर्मूला याद करते हो फिर भी आपको पूरा हेनरीज लॉ याद हो जाएगा। देखो ये फॉर्मूला क्या कह रहा है कि partial pressure of the gas is directly proportional to the mole fraction of the solution, या फिर mole fraction of gas is directly proportional to the partial pressure of gas. Mole fraction is directly proportional to the partial pressure, यानी कि मोल फ्रैक्शन जितना ज़्यादा होगा, प्रेशर जितना अप्लाई करेंगे हम, जितना ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा गैस क्या होगा? लिक्विड में डिजॉल्व होगा। इतनी बातें क्लियर हो गई, ये चीजें क्लियर हो गई। वेयर P इज इक्वल टू क्या है? पार्शियल प्रेशर, ठीक है। KH क्या है? हेनरीज कांस्टेंट, हाँ, और X क्या है हमारा? मोल फ्रैक्शन, ठीक है। हाँ, ये बातें क्लियर हो गई। मैं एक बार और रिपीट कर दूं तो हेनरीज लॉ क्या कहता है कि जो सॉल्युबिलिटी होगी, जो गैस की लिक्विड में घुलने की जो क्षमता होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हमारे पार्शियल प्रेशर की। इट मीन्स पार्शियल प्रेशर मीन्स क्या होता है कि जब एक्सटर्नल प्रेशर किसी चीज़ में अप्लाई करते हैं तो उसे पार्शियल प्रेशर कहते हैं, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मीन्स कि जितना ज़्यादा प्रेशर हम अप्लाई करेंगे उतना ज़्यादा ये पिस्टन नीचे आएगा, उतना ज़्यादा कंप्रेशन होगा, उतना ज़्यादा गैस लिक्विड में डिजॉल्व होंगे, ठीक है। यहाँ पे 1 kg डाला तो थोड़े से गैस डिजॉल्व हुए, उसी वेट को बढ़ा दिया तो ज़्यादा गैसेस डिजॉल्व हुए। इतनी बातें क्लियर हो गई हेनरीज लॉ से, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब हेनरीज लॉ आप नोट कर लो। तो हेनरीज लॉ का फॉर्मूला हमने क्या देखा कि P क्या होता है? P क्या होता है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मोल फ्रैक्शन का, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी की साइन हटाते हैं तो एक कांस्टेंट लगता है, ठीक है, इनटू X। अब इसे यही है हमारा, तो यही है हमारा हेनरीज लॉ का फॉर्मूला, राइट। अब इस पे हम लोग थोड़ा गौर करते हैं इस पे अगर गौर किया जाए तो आपको एक चीज़ दिख रही है, जो P है हमारा, जो हमारा P है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है X का, ठीक है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल तो है X का, और P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है? KH का भी है, ठीक है। P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है KH का। KH मीन्स हेनरीज कांस्टेंट, यानी कि जितना ज़्यादा हेनरीज कांस्टेंट होगा, मतलब जितना पार्शियल प्रेशर हम जितना बढ़ाएंगे हेनरी कांस्टेंट उतना ही ज़्यादा होगा। ये चीज़ क्लियर है? P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू KH। एक चीज़, ये चीज़ तो क्लियर हो गई, ठीक है।
एक चीज़ और अगर गौर की जाए, यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर ध्यान से देखा जाए तो हमारा जो x है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है हमारा KH का, ठीक है। x जो है हमारा KH का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, x KH का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। और x क्या है हमारी सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी है, x तो सॉल्युबिलिटी है ना, हाँ। x देखो सॉल्युबिलिटी मोल फ्रैक्शन, कैसे मैंने बताया सॉल्युबिलिटी को अगर हम मोल फ्रैक्शन के टर्म्स में लिखेंगे तभी ये फॉर्मूला अराइज होगा, यानी कि x हमारी मोल फ्रैक्शन क्या है, हमारा सॉल्युबिलिटी है। तो लिख ही देते हैं पूरा सॉल्युबिलिटी, ठीक है। सॉल्युबिलिटी है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है हमारे हेनरीज कांस्टेंट के, ठीक है। सॉल्युबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, हेनरी कांस्टेंट के। अगर एक और चीज़ देखा जाए तो मैंने आपको पढ़ाया है एक्सोथर्मिक, इंडोथर्मिक और आइसोथर्मिक टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी को किस तरह अफेक्ट करता है, वो मैंने आपको पढ़ाया है, ठीक है। याद करो कि टेम्परेचर जब इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, बताया था ना, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, और अगर टेम्परेचर डिक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, बताया था। यानी कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, ठीक है, जो टेम्परेचर होता है वो भी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसका, सॉल्युबिलिटी का। यानी कि जितना टेम्परेचर बनाएंगे सॉल्युबिलिटी उतनी कम होगी। तो हम ऐसे लिख सकते हैं, इन दोनों को देखकर हम ऐसे लिख सकते हैं कि टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हेनरीज कांस्टेंट का। यानी कि जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे, जितना ज़्यादा टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे हेनरीज कांस्टेंट उतना बढ़ेगा, यानी कि हेनरीज कांस्टेंट उतना इंक्रीज करेगी। ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्लियर है कि हमारा ये फॉर्मूला हुआ P = KH × X। यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जो हमारा प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हेनरीज कांस्टेंट का, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है हेनरीज कांस्टेंट की। और हम जानते हैं कि टेम्परेचर क्या होता है, टेम्परेचर कैसा इफेक्ट करता है, टेम्परेचर सॉल्युबिलिटी के अपोजिट इफेक्ट करता है। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। सो टेम्परेचर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन विच इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी, राइट। और इसी से क्लियर होता है जो टेम्परेचर है वो हमारा इक्वल होगा किसका, हेनरीज कांस्टेंट का। KH के प्रोपोर्शनल होगा T, ठीक है। T हमारा KH के प्रोपोर्शनल होगा। इतनी सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब देखिए टेम्परेचर KH के प्रोपोर्शनल है, यानी कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा हेनरीज कांस्टेंट उतना बढ़ेगा। तो अगर हम इसका डायग्राम प्लॉट करें जिसमें इधर हमारा KH है या फिर इधर टेम्परेचर रख लो, इधर हमारा टेम्परेचर है इंक्रीजिंग ऑर्डर में और इधर KH है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। और अगर हम इसकी ग्राफ प्लॉट करेंगे तो देखो जितना हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना हमारा हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज होगा। तो इसका प्लॉट इस तरह होगा, ठीक है। सॉल्युबिलिटी प्लॉट इस तरह होगा, जितना हमारा टेम्परेचर इंक्रीज कर रहा है उतना हेनरीज कांस्टेंट इंक्रीज करेगा। क्लियर, इतनी बातें क्लियर हो गई कि जितना टेम्परेचर बढ़ेगा उतना हेनरीज कांस्टेंट बढ़ेगा। तो हेनरीज कांस्टेंट हेनरीज लॉ क्लियर होगा, सॉल्युबिलिटी का प्रेशर। अब एक और टॉपिक हमारा बचता है कि टेम्परेचर गैस, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड टेम्परेचर पे किस तरह डिपेंड करती है। तो अगर इस बात को देखा जाए तो गैसेज है हमारे, अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो गैसेस क्या होंगे, ऊपर की ओर भागेंगे, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ऊपर की ओर भागेंगे। अब जब गैसेस हमारे ऊपर की ओर भागेंगे तो वो लिक्विड में डिसॉल्व होंगे क्या, नहीं होंगे। कैसे डिसॉल्व होंगे, क्योंकि वो तो ऊपर की ओर भाग रहे हैं। मीन्स क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जा रही है। तो टेम्परेचर क्या होता है, यहाँ पे मैंने बताया ना कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एग्जैक्ट ऐसा ही होता है, क्योंकि गैसेस इन लिक्विड है हमारा सॉल्यूशन। तो जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। क्यों, क्योंकि गैसेस में काइनेटिक एनर्जी आ जाती है और गैसेस रैंडमली मूव करते हैं और वो ऊपर की ओर मूव करते हैं, जिससे वो कंटेनर के ऊपर में जाकर के ऊपर वाले पार्ट, जो हमारा खाली वाला पार्ट होता है, जो खाली वाला पार्ट होता है, ठीक है, इसके ऊपर जाकर के चले जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है,
डिक्रीज हो जाती है। वही हम टेम्परेचर डिक्रीज करते हैं तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। अगर आप कोका कोला वगैरह की एग्जांपल लो, जो भी आप ठंडा जूस पीते हो वो ठंडा रहता है ना, तो वो ज़्यादा आपको वो फिजी टेस्ट आएगा उसमें, ठीक है, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड क्या होते हैं उसमें डिजॉल्व होते हैं। तो जब तक वो ठंडा है तब तक कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजॉल्व है। जैसे ही वो गर्म होना स्टार्ट होगा, मीन्स आप उसको फ्रिज में निकाल कर नॉर्मली रख दोगे, तो जब वो गर्म हो जाएगा ना तो कार्बन डाइऑक्साइड मतलब वो फिज प्रॉपर्टी उसकी ख़त्म हो जाती है, फिर वो टेस्ट नहीं आएगा उसमें, जस्ट बिकॉज ऑफ क्योंकि काइनेटिक एनर्जी गैसेस की इंक्रीज कर जाती है और गैसेस क्या करते हैं ऊपर की ओर फ्लो करने लगते हैं। आप ढक्कन खोलोगे सारे गैसेस एक बार में बाहर, क्योंकि वो बबल्स भी फॉर्म नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बबल्स फॉर्म? क्योंकि वो लिक्विड के में मिक्स है ही नहीं ना, वो तो ऑलरेडी बॉटल के ऊपर है। तो जैसे आप खोलोगे ना वो गैसेस बाहर निकल जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब जो ठंडा है टेम्परेचर कम होगा तो सॉलिबिलिटी इंक्रीज करेगी, और टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे सॉलिबिलिटी डिक्रीज करेगी। तो चारों फैक्टर्स क्लियर हो गए। क्या था? नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, ठीक है। और ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई। हेनरीज लॉ प्रेशर को समझने के लिए हेनरीज लॉ अप्लाई किया जाता है। हेनरीज लॉ क्लियर हो गया। ये ज़्यादा कुछ नहीं कहता, ये बस इतना कहता है कि प्रेशर, पार्शियल प्रेशर आप जितना लगाओगे उतना ज़्यादा गैस लिक्विड में डिजॉल्व होगा, और जितना कम पार्शियल प्रेशर लगाओगे उतना कम गैस लिक्विड में डिजॉल्व होगा। दैट्स इट। तो आई थिंक ये सब क्लियर हो गया होगा। नोट डाउन, हेनरीज लॉ क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हेनरीज लॉ डेली लाइफ के एग्जाम्पल्स कुछ देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल अगर हम देखें तो पहला एग्जाम्पल है हमारा, कि मैं स्टार्टिंग से, चैप्टर के स्टार्टिंग से आपको बताते आ रही हूँ कि पहला एग्जाम्पल हमारा वही हो जाएगा जो हमारे लिक्विड्स में, फॉर एग्जाम्पल जो हमारे पेप्सी में या कोका कोला में या फिर जो ड्रिंकिंग वगैरह होते हैं, मतलब सोडा में, तो उसमें क्या होता है कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस करके डाला जाता है। मीन्स उसका पार्शियली प्रेशर उसका इंक्रीज कर दिया जाता है। यही कारण है कि कार्बन डाइऑक्साइड उसमें डिजॉल्व रहते हैं, ठीक है। तो पहला एग्जाम्पल तो यही हो गया जो मैं शुरू से बताते आ रही हूँ, और आई थिंक आपको तो ये एग्जाम्पल याद भी हो गया होगा। अगर दूसरे एग्जाम्पल देखें तो स्क्यूबा डाइवर्स, जो स्क्यूबा डाइवर्स होते हैं, जो स्क्यूबा डाइविंग होती है, ठीक है, स्क्यूबा डाइविंग, स्क्यूबा डाइविंग जो हमारी होती है, मतलब स्क्यूबा जो स्क्यूबा डाइविंग मीन्स क्या होता है? स्क्यूबा डाइविंग मीन्स होता है कि पानी की गहराई में जाकर जो स्विमिंग करते हैं ना, उन्हें स्क्यूबा डाइविंग कहते हैं। तो क्या होता है कि वो लोग जो पानी के अंदर जाते हैं, एज वी नो कि पानी के अंदर वो जाएंगे तो उनके ऊपर जो प्रेशर है, जो प्रेशर पड़ रहा है वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब वो प्रेशर क्या हो जा रहा है? इंक्रीज हो रहा है। तो इससे क्या होता है, जो गैसेस होते हैं, स्पेशली नाइट्रोजन जो गैसेस होते हैं, वो क्या होते हैं, उनके ब्लड में क्या होता है, वो मिक्स हो जाते हैं, घुल जाते हैं। उनके ब्लड में नाइट्रोजन जाकर घुल जाता है। पार्शियल प्रेशर इंक्रीज होता है जब, देखो, जब क्या होगा कि स्क्यूबा डाइवर्स जैसे 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 नीचे जा रहा है, ठीक है, वो अपने साथ गैसेस लेके जाता है, राइट, एक सिलेंडर में लेके जाता है, तो उसमें नाइट्रोजन भी भरा हुआ होता है। तो क्या होता है कि जैसे जैसे वो पानी के नीचे जाते हैं वैसे वैसे उनके ऊपर प्रेशर इंक्रीज होता जाता है, और जैसे जैसे प्रेशर इंक्रीज होता है जो नाइट्रोजन है वो ब्लड में डिजॉल्व होना स्टार्ट हो जाता है। तो जितने ज़्यादा वो नीचे जाते हैं उतना ज़्यादा नाइट्रोजन उनके ब्लड में डिजॉल्व हो जाता है। अब वो जब बाहर निकलते हैं, जब पानी के बाहर होते हैं, सडनली उनका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। बाहर आएंगे तो उनका प्रेशर डिक्रीज होगा एज कम्पेयर टू वो जब नीचे थे, ठीक है। तो उसका प्रेशर क्या हो गया? डिक्रीज हो गया। अब प्रेशर डिक्रीज होने के बाद क्या होता है? हेनरीज लॉ अभी तो पढ़ाया ना, प्रेशर डिक्रीज होने के कारण क्या होता है, जो गैसेस होंगे, जो ब्लड में गैसेस घुले हुए, वो क्या करेंगे? स्कैप करेंगे, बाहर आने की कोशिश करेंगे। और जब वो बाहर आने की कोशिश करते हैं ना, तो वो एक बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि गैसेस कहीं से भी बाहर आने की कोशिश करते हैं, और वो स्क्यूबा डाइवर्स जो होते हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है। सपोज डेट आपके ब्लड में नाइट्रोजन गैस घुला हुआ है और वो अचानक आपके ब्लड से बाहर निकल रहा है एज अ फॉर्म ऑफ गैस, तो वो क्या होता है? बहुत ही ज़्यादा पेनफुल होता है, और स्क्यूबा डाइवर्स को बहुत ही पेन होता है उससे।
तो क्या करते हैं इसके सॉल्यूशन के लिए, हम क्या करते हैं, हम एक डिफरेंट टाइप ऑफ, तो ये तो एग्जांपल समझ में आ गया ना हेनरी लॉ किस तरह वर्क करता है कि प्रेशर डिक्रीज हुआ तो किस तरह गैसेस बाहर निकले। अब इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा क्योंकि हर चीज़ का सॉल्यूशन है। तो इसके सॉल्यूशन करने के लिए ना हम क्या करते हैं, सिलेंडर में कुछ चेंज करते हैं कंपोजिशन क्या चेंज करते हैं, 11.2% हम हीलियम मिक्स कर देते हैं और 36.2% हमारा क्या होता है, 36.2% नाइट्रोजन गैस होते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन गैस होती है। अब ऑक्सीजन भी चाहिए, देखो 36.2% नाइट्रोजन गैस हो गया। ऑक्सीजन कितना रहता है हमारा, 32.17% हमारा O2 रहता है। ठीक है, 11.7% हीलियम, 36.2% नाइट्रोजन और 32.17% क्या होता है हमारा ऑक्सीजन मिक्स करते थे। और ये कंपोजिशन वाला जो सिलेंडर होता है वो स्क्यूबा डाइवर्स को दिया जाता है ताकि वो पानी के अंदर जाए। तो उतना ज़्यादा, मतलब जितने कम नाइट्रोजन होंगे उतना कम क्या होगा, उतना कम नाइट्रोजन उनके ब्लड में घुलने की संभावना उतनी कम होगी। ठीक है, तो नाइट्रोजन के पहले ज़्यादा नाइट्रोजन अप्रॉक्स 62% नाइट्रोजन पहले वाले सिलेंडर में डाला जाता था। तो जिससे क्या होता था, स्क्यूबा डाइवर्स को मैंने बताया कि नाइट्रोजन की बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाते हैं जिनके कारण उनके ब्लड में घुलने की क्षमता ज़्यादा हो जाती है नाइट्रोजन की। और आप नाइट्रोजन कम डालोगे तो कम नाइट्रोजन ब्लड में घुलेगा, तो नाइट्रोजन के कंपोजिशन को कम कर दिया गया। अब एक क्वेश्चन हर एक के दिमाग में अराइज होगा कि ऑक्सीजन हम पानी के अंदर सिलेंडर लेकर क्यों जाते हैं, ताकि ऑक्सीजन ले सके, राइट। तो हम सिर्फ ऑक्सीजन ही भरकर क्यों नहीं लेकर जाते, साथ में नाइट्रोजन क्यों भर देते हैं, एक्स्ट्रा गैसेस क्यों भरा जाता है। तो जो हमारा ऑक्सीजन होता है ना, उस पर जब बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई होता है तो वो टॉक्सिक नेचर का हो जाएगा, जहरीला हो जाएगा, जिससे एक स्क्यूबा डाइवर्स की मौत भी हो सकती है। ठीक है, इसलिए सिर्फ ऑक्सीजन को नहीं डाला जाता, उसके साथ कुछ गैसेस को मिक्स करके डाला जाता है। अब कुछ गैसेस में नाइट्रोजन मिक्स कर दिया, जब नाइट्रोजन मिक्स किया तब देख रहे हैं कि एक और प्रॉब्लम अराइज हो रहा है कि स्क्यूबा डाइवर्स की ब्लड में नाइट्रोजन मिक्स हो जा रहा है। तो उसको क्या किया, कुछ हीलियम डाल दिया गया, कुछ नाइट्रोजन डाल दिया, ऑक्सीजन की थोड़ी मात्रा को बढ़ा दी गई, नाइट्रोजन की मात्रा को कम कर दी गई और बैलेंस करने के लिए हीलियम डाल दिया गया। ठीक है, अब स्क्यूबा डाइवर्स इसे लेकर जाएंगे तो पेनफुल उनको वो पेन नहीं झेलना पड़ेगा। मे बी एक आध, मे बी नाइट्रोजन, कुछ नाइट्रोजन घुल जाए ब्लड में, लेकिन उतना तो नहीं घुलेंगे ना जितना पहले थे। ठीक है, तो कम फील होता है स्क्यूबा डाइवर्स को। ये एग्जाम्पल हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें, स्क्यूबा डाइवर्स वाला क्लियर हो गया। सेकेंड एग्जाम्पल अगर हम देखें तो माउंटेन क्लाइंबिंग। नीचे तो चले गए, प्रेशर तो हमने घटा दिया, ठीक है, प्रेशर घटा दिया, अब प्रेशर बढ़ा दिया, अब प्रेशर घटाते हैं। एज वी नो, जैसा कि हम जानते हैं कि जितना ऊपर हम जाते हैं प्रेशर उतना डिक्रीज होता है, जितना नीचे जाएंगे प्रेशर उतना इंक्रीज होगा, जितना ऊपर जाते हैं प्रेशर उतना डिक्रीज होता है। तो जब कोई इंसान जो माउंटेन क्लाइंबिंग करता है, जो माउंटेन की चढ़ाई करता है, वो जितना ऊपर जाएगा उसके ऊपर प्रेशर उतना कम होगा। तो कम प्रेशर के कारण क्या होगा, ऑक्सीजन कम घुलेंगे ब्लड में तो ऑक्सीजन ही घुले रहते हैं ना, ऑक्सीजन आपको वहाँ पे मिलेगा, लेकिन ऑक्सीजन तो वहाँ पे प्रॉपर है, सभी जगह ऑक्सीजन प्रॉपर है। मैं यहाँ पे भी इक्वल ऑक्सीजन ले रही हूँ, यहाँ पे भी अगर मैं ऊपर फ्लोर पे जाऊँगी तो भी इक्वल ऑक्सीजन होगा। तो वो माउंटेन क्लाइंबिंग जो करते हैं, वो माउंटेन पे जाते हैं तो वो ऑक्सीजन तो है, पर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, और कम प्रेशर होने के कारण ऑक्सीजन ब्लड में अच्छे से घुलते नहीं। अब प्रेशर कम हुआ, ऑक्सीजन अच्छे से घुल नहीं रहे, आप सिलेंडर भी लेके जाओगे फिर भी आपके ऊपर प्रेशर कम लग रहा है, वो ऑक्सीजन घुलेगा नहीं। ठीक है, वो ऑक्सीजन नहीं घुलेगा। इसलिए क्या होता है कि जो माउंटेन क्लाइंबिंग करते हैं ना, वो ज़्यादा वीक खुद को महसूस करते हैं। अब आपका दिमाग ना ऑक्सीजन के कारण चलता है और आपको वहाँ पे ऑक्सीजन नहीं मिल पा रहा है, तो इससे नुकसान क्या होगा, इससे नुकसान होगा कि आपका माइंड वर्क करना उसके लिए मुश्किल हो जाएगा आपके दिमाग के लिए। ठीक है, क्या होगा, आपको चक्कर आने लगेंगे, सामने धुंधला दिखने लगेगा। ये सारे प्रॉब्लम्स होते हैं जब कोई माउंटेन क्लाइंबिंग करने जाता है। क्यों होता है, आज पता चल गया ना, पार्शियल प्रेशर कम होता है, गैसेस ऑक्सीजन कम डिसॉल्व होते हैं आपके ब्लड में,
जिसके कारण ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है। और इस तरह के प्रॉब्लम को एनॉक्सिया कहा जाता है। एनॉक्सिया, ये एक बीमारी है, एनॉक्सिया कहा जाता है। माउंटेन क्लाइंबिंग करने वाले लोगों को ये मेनली ये हो जाता है। तो 2 एग्जाम्पल हेनरीज लॉ के क्लियर हो गए, स्क्यूबा डाइविंग और माउंटेन क्लाइंबिंग। स्क्यूबा डाइविंग में क्या होता है, पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो जाता है जिसके कारण नाइट्रोजन ज़्यादा घुल जाते हैं, ठीक है। और हमारा माउंटेन क्लाइंबिंग में क्या होता है, प्रेशर डिक्रीज हो जाता है जिसके कारण ऑक्सीजन घुल नहीं पाते हमारे ब्लड के साथ, हमें वीक फील होगा, हमें चक्कर आएगा, हमारा दिमाग वर्क नहीं करेगा, हमारी बॉडी पार्ट्स वर्क नहीं करेंगे, ठीक है। ये सारे प्रॉब्लम्स क्रिएट होते हैं और इसको एनॉक्सिया कहा जाता है। तो हेनरीज लॉ आई थिंक क्लियर हो गया होगा सबको, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स भी क्लियर कराएं, लेकिन अगर आपने पेन कॉपी लेकर नहीं बैठा तो कोई फायदा नहीं, सीरियसली कोई फायदा नहीं, क्योंकि मैंने जो इतनी बातें बताई, स्क्यूबा डाइविंग बताई, माउंटेन क्लाइंबिंग बताई, कब तक आपको याद रहेगा। इसे कॉपी में नोट करना बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी करना, क्योंकि हर एक चीज़ आपको PDF फॉर्म में नहीं हो सकता, आपको खुद से भी मेहनत करनी चाहिए, करनी पड़ेगी, बिना मेहनत किए कुछ हासिल नहीं हो सकता, ठीक है। तो जो भी मैं बताती हूँ कॉपी पेन लेके बैठो, आपको लगता है वो पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो उसे नोट कर लो, हाँ। और जब तक अपने हाथों से नोट नहीं करोगे कोई फायदा नहीं पढ़ाई का, क्लियर। तो ये हेनरीज लॉ क्लियर हो गया, इसके एग्जांपल्स बता दिए, नोट कर, ये क्लियर हो गया, हेनरीज लॉ क्लियर है, ठीक है। अब हम आगे पढ़ेंगे हमारे रॉल्स लॉ, क्योंकि वेपर प्रेशर सॉल्यूशन के कुछ वेपर प्रेशर्स पढ़ने वाले हैं, रॉल्स लॉ वगैरह पढ़ेंगे, आइडियल सॉल्यूशन, नॉन आइडियल सॉल्यूशन। इसके पहले बहुत सारी चीज़ें कवर कर ली है, ठीक है, सारी चीज़ें कवर हो गई है, लेकिन एक चीज़ रह गई। अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, अगर आपको पसंद आया तो, आई एम नॉट फोर्सिंग यू, बट अगर आपको पसंद आया ये लेक्चर्स, ये सारे स्क्यूबा डाइविंग, माउंटेन क्लाइंबिंग क्या होता है, क्यों होता है, कैसे होता है, सारी चीज़ें अगर क्लियर होगी तो प्लीज़ लाइक करो और सब्सक्राइब भी करके जाना, क्योंकि नोटिफिकेशन, अगर ये चीज़ अच्छी लगी इट मीन्स कि आपको और वीडियोस देखने होंगे और जो भी वीडियोस आने वाले हैं उसके नोटिफिकेशन आपको मिले, इसलिए सब्सक्राइब करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। सब्सक्राइब कर लो, पैसा तो लगता नहीं, सब्सक्राइब कर लो। और इसके PDF ज़्यादा तो था नहीं, ठीक है, ज़्यादा तो मैंने यहाँ कुछ लिखा ही नहीं, बस आपको समझाने पे फोकस किया है, ठीक है। जो मैंने कहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, आज के लेक्चर में जो मैंने कहा है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एज़ कम्पेयर टू जो मैंने लिखा है, क्योंकि जो मैंने लिखा ना उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आप मेरे साथ रिपीट करोगे ना हर एक चीज़ की, जो मैंने लिखा, क्या लिखा, पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ द गैस। जितना पार्शियल प्रेशर अप्लाई करोगे उतना ही ज़्यादा गैसेस डिसॉल्व होंगे। यही तो आज किया हमने, हेनरीज लॉ यही तो था। और एक फॉर्मूला बताए, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, विच इज मोल फ्रैक्शन, X इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, और वो सॉल्युबिलिटी भी हुई। बस उसी फॉर्मूला से कुछ रिलेशंस निकाल दिए। टेम्परेचर की बात रही, टेम्परेचर मैंने आपको पहले ही बता दिया। तो उतनी ज़्यादा जो स्क्यूबा डाइविंग और माउंटेन क्लाइंबिंग जो मैंने बताया, ठीक है, ये सब तो मैंने बोलकर ही आपको समझा दिया है। आप चाहो इसे वर्ड्स में लिख लो, पूछ सकते, एग्जाम में पूछ दिया जाएगा। स्क्यूबा डाइविंग से क्वेश्चंस आ जाएंगे, माउंटेन क्लाइंबिंग से आ जाएंगे। क्यों माउंटेन क्लाइंब करने वालों का एनॉक्सिया हो जाता है, क्यों उनके बॉडी में क्यों हो जाता है, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, ठीक है। पेनफुल इफेक्ट, स्क्यूबा डाइवर्स को क्यों पेन सहना पड़ता है, किस तरह का पेन सहना होता है, क्या हो जाता है, वुंड्स क्यों हो जाते हैं, ठीक है, बीड्स क्यों हो जाते हैं, बैंड्स क्यों हो जाते हैं, बैंड्स वो जो हो गया ना, जो नाइट्रोजन निकला, ठीक है, उसी को बैंड बोलते हैं, वो बॉडी में हो जाता है स्क्यूबा डाइवर्स को। तो ये सारे क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं, इसलिए लिख लो क्या न्यू सिलेंडर में क्या क्या डाला जाता है, उनका कंपोजिशन क्या होता है, इसे लिख लो, ठीक है। सारी चीज़ों को, अगर नहीं क्लियर हुई वीडियो फिर से देखो और ध्यान से मेरी बातों को सुनो और लिख लो, कि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लियर। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर से नए लेक्चर के साथ बिल्कुल एक्साइटेड होकर मिलेंगे, ओके। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।